Next we have the structure of the nucleus. So nucleus is basically formed of the four main structure. तो चार इसके मेन कंटेंट्स होते हैं जिससे बन के पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है. So these are the न्यूक्लियर इन्वेल्प्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड. तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर इन्वेल्प. सो न्यूक्लियस जो होता है इसके बाहर होती है डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था आउटर होती है आउटर मेम्ब्रेन. सो देन आती है हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. तो ये हमारे पास बनती है ऐसे न्यूक्लियर इन्वेल्प. अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है इसका काम होता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको सेपरेट करना फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. नाउ साइटोप्लाज्म एज यू नो कि सेल के अंदर जो जितना भी लिक्विड पार्ट है सेमी सॉलिड जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब जैसे न्यूक्लियस है तो इसके बीच में भी एक एक्वस पार्ट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये जो इसके बाहर मेम्ब्रेन है मीन्स डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ये सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से ताकि दोनों मिक्स ना हो. सो देन द सेकेंड पार्ट वी हैव द न्यूक्लियोप्लाज्म. अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन भी है दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. अब ये क्या होता है, इट इज़ द क्लियर नॉन स्टेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. क्लियर का मतलब है कि उसमें कोई भी बहुत इट्स नॉट सेमी सॉलिड और सेमी फ्लूइड, लाइक इट्स वेरी क्लियर. जैसे अब हमारा ब्लड है तो ब्लड में कई बार होता है ना कि येलो कलर का आपको दिखता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हो. सो दिस इज क्लियर नॉन स्टेनिंग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो जब इसकी हम पूरे के पूरे सेल के ऊपर कोई स्टेन डालते हैं तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दैट इज़ नॉन स्टेनिंग मीन्स ये कोई भी डाई नहीं लेता. तो विच इज़ इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. इट कंटेन क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं. एक तो होते हैं इसमें ये आपको दिख रहा है क्रोमेटिन फाइबर्स, एक क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं. तो सेकेंड थिंग इसमें होती है न्यूक्लियोलस. तो ये जो छोटी सी राउंडेड बॉडी है दैट इज़ नॉन एज द न्यूक्लियोलस. तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म. सो देन द थर्ड पार्ट वी हैव द न्यूक्लियोलस. अब ये जो राउंडेड बॉडी दिख रही है न्यूक्लियोलस, इसका क्या बेसिकली फंक्शन होता है हम ये देखते हैं. So it is the structure present in the nucleus and is involved in the process of ribosome synthesis. तो जो राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है उसकी सिंथेसिस, ये राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में. अब आपको पता है ना कि राइबोसोम जो होते हैं वो फर्दर उनका काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन कराना. मीन्स दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन. तो ये राइबोसोम इटसेल्फ दे फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस. देन फोर्थ हमारे पास जो आता है क्रोमेटिन थ्रेड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन. क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यानी आपके एनटीएससी के लिए भी. सो क्रोमेटिन फाइबर दे आर द डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स कॉल द क्रोमेटिन थ्रेड. अब ये डार्कली स्टेन्ड, तो जब हमने फॉर एग्जांपल एक सेल लिया तो हमने माइक्रोस्कोप के बीच में देखना है, हम उस पर कोई ना कोई स्टेन डालते हैं, ठीक है. तो स्टेन एक काइंड की डाई होती है. तो जो डेंस पार्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा तो वो स्टेन ले लेते हैं. जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म था तो दैट वाज द ये एक्वस पार्ट, तो उसने जो स्टेन थी वो नहीं ली. तो क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं ये डार्कली स्टेन्ड होते हैं, एक नेटवर्क काइंड का ऐसे सिस्टम बना होता है. सो यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज़ द नेटवर्क काइंड स्ट्रक्चर. तो ये क्या करता है, ये स्टेन लेता है लॉन्ग फाइन थ्रेड्स. अब जैसे ये लंबे लंबे फाइन थ्रेड है जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड. सो क्रोमेटिन थ्रेड्स आर इंटरमिंगल्ड विद वन अनदर फॉर्मिंग अ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन रेटिकुलम. अब कहते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं या क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं दीज आर द इंटरमिंगल्ड. इंटरमिंगल्ड का मतलब है एक दूसरे के साथ ऐसे जैसे मीन्स नेटवर्क काइंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम. अब यहाँ पे देखो ये पूरा एक इंटरमिंगल्ड हुआ है ना, हमें कोई भी क्रोमोसोम का कोई सिरा नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे कौन सा क्रोमेटिन ख़त्म हो रहा है. तो इससे हम बोलते हैं इंटरमिंगल स्टेट. तो इस फॉर्म में ये बनाता है इट फॉर्म द क्रोमेटिन रेटिकुलम. सो देन वी हैव
जनरली जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है। ज़्यादातर जितने भी यूकैरियोटिक, आपको पता है ना, यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के बाहर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के। आप एक आगे टर्म सुनोगे, अरेकिया। अरेकिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी सेल होते हैं, दीज आर द यूकैरियोटिक सेल। तो अब कहते हैं कि जितने यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें एटलीस्ट एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। सो ये अलग अलग कंडीशन होती है। फर्स्ट आ जाती है कोएनोसिटिक सेल। कोएनोसिटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब मान लो एक सेल है, तो एक सेल में जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड करके, ये डिवाइड करके दो, फिर दो से ज़्यादा, ये डिवाइड करके काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो इस तरह के सेल को हम बोलते हैं कोएनोसिटिक सेल्स। तो ये होता है इनसाइड द एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म एक काइंड के सेल्स बनते हैं जब हमारा सीड की फॉर्मेशन होती है ना। तो ये हम पढ़ेंगे, आई गेस आपके 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। तो जो एंडोस्पर्म, बस अभी आप इतना याद रखो, एंडोस्पर्म इज़ अ टिश्यू जो प्रेजेंट होता है सीड में। तो उसके जो सेल होते हैं उनमें ये कंडीशन होती है, मतलब कोएनोसिटिक सेल्स होते हैं, मतलब एक सेल के बीच में नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। तो सेकंड कंडीशन आ जाती है सिंसिशियम। अब सिंसिशियम कौन सी कंडीशन होती है? इन विच कंडीशन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द सेल। अब मान लो काफ़ी सेल्स हैं, हर एक सेल में न्यूक्लियस है, तो ये सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए। उसके बाद सभी की जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिज़ोल्व हो गई, मीन्स ये रप्चर हो गई या ख़त्म हो गई, और ये बन गया एक ही हमारे पास मास ऑफ सेल जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें तो एक ही सेल रहा, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ, सिर्फ एक सेल में न्यूक्लियस की डिवीजन होती रही। तो उस कंडीशन को हमने बोला था कोएनोसिटिक सेल। अब सिंसिशियम में क्या हो रहा है कि सारे अलग अलग सेल हैं, अलग अलग साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इन सबकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होगी, तो ये एक ही मास ऑफ सेल बन गया जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसिशियम। अब ये होता है एपिडर्मिस ऑफ नेमाटोड। नेमाटोड्स होते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ वॉर्म्स, कीड़े। तो इनके वॉर्म्स की जो एपिडर्मिस मीन्स स्किन होती है उनमें इस तरह के सेल्स होते हैं, मीन्स कि पूरा का पूरा जो एक मास ऑफ सेल बनता है जिसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस होते हैं। सो देन आ जाता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इनके क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे हमने पढ़ा है कि दिस इज़ द हेड क्वार्टर। जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेल का काम है वो न्यूक्लियस का है। सो इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल, न्यूक्लियस। सेकेंड आ जाता है इट ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस के बीच में बन रहा है न्यूक्लियोलस है, अब वहाँ पे बन रहा है हमारे पास न्यूक्लियोलस के बीच में हमारे पास बन रहा है राइबोसोम, ये पढ़ा था ना हमने। तो राइबोसोम जो है उसके ऊपर प्रोटीन बनते हैं। तो एक और चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो डीएनए होता है, डीएनए से हमेशा आगे बनता है आरएनए। तो डीएनए जैसे मैंने आपको बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इससे बनता है आरएनए। आरएनए से आगे बनते हैं प्रोटीन। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सो इसको नोट डाउन कर लेना, सेंट्रल डॉग्मा। सो सेंट्रल डॉग्मा एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से आगे प्रोटीन बनता है। तो जैसे कि हमें पता है ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये भी हम फर्दर और डिटेल में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है तो इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? इट ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल। तो सेल की ग्रोथ कौन कराता है? न्यूक्लियस। कैसे कराता है? बाय द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्योंकि उसके बीच में बन रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सो देन इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये भी हमने पढ़ा है, न्यूक्लियोलस के बीच में राइबोसोम्स बनते हैं। इट रेगुलेट द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेल साइकिल बना रही हूँ। अब सेल हर टाइम डिवाइड नहीं करता, तो इसमें ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पहला फेज आ गया सेल का G1,
G1 फेज मतलब ग्रोथ फेज, पहले सेल जो है वो ग्रो करता है, तो ये हमारे पास आ गया एस फेज। एस फेज होता है सिंथेसाइजिंग फेज, इसको नोट डाउन कर लेना। सिंथेसाइजिंग जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रोमेटिन है, जो डीएनए है, वो अपनी तरह की एक और कॉपी बना रहा है, जिसे हम सिंथेसाइज कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि दिस इज अ सिंथेसाइजिंग फेज। उसके बाद आ जाता है हमारे पास G2 फेज। एक बार उसने अपने जैसी कॉपी बना ली और डीएनए बना लिया, तो ये करेगा फिर से रेस्टिंग फेज में आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ग्रोथ फेज 2। फिर उसकी ग्रोथ होगी। देन हमारे पास आ जाता है एम फेज। अब एम फेज होता है माइटोसिस और मियोसिस, तो अभी आप इसको एम फेज को डी ही लिख लो। डी का मतलब डिवीजन, तो यहाँ पे आके आगे सेल डिवाइड करता है। अब जैसे हम कहते हैं कि एक सेल से दो बनते हैं, तो ये ऐसे नहीं बन जाते। पहले सेल ग्रो करता है, फिर इसके अंदर जो डीएनए होता है वो ज़्यादा बनता है, मतलब डुप्लीकेट होता है। उसके बाद फिर से वो ग्रो करता है, तो फिर वो डिवाइड हो जाता है एक से दो में। तो दिस इज होल, वी कॉल इट एज अ सेल साइकिल। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस। देन आ जाता है इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इज कंसर्न्ड विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब इसके पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो हमारी पूरी मीन्स कह लो कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन तक करेक्टर्स जाते हैं, जो हमारी जीन्स होती हैं, तो वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। अब इसका काम है कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से अगली जनरेशन तक पहुंचाना। सो देन वी हैव